Hello, my name is Asma Begum, and I am the founder of Soul Sisters Empowering People. We also have a men's group called Soul Brothers, and this charity supports anyone that has been affected by domestic abuse to live a life without fear. And it's all about educating the different types of domestic abuse, raising awareness, and mental health is a big part of the effects of domestic abuse. And Dr. Shakur will explain that. Today, Dr. Shakur will talk about post traumatic stress disorder, PTSD, in Urdu, because sufferers and people who are affected by domestic abuse do suffer post traumatic stress disorder. Dr. Shakur will explain this in Urdu, and I'm going to pass it swiftly on to Dr. Shakur. But before I do want to say any questions will be answered at the end once I stop the recording. And if yes, put any comments in the chat box. Dr. Shakur, if you can explain what I've just said in Urdu, that would be brilliant. And if you could just explain about the charity, and then if you introduce yourself, and then if you go on to the topic, that will be brilliant. Assalamu alaikum, Dr. Shakur. वालेकुम अस्सलाम। द सोल सिस्टर्स जो चैरिटी है वो काम कर रही है, मेनली बहुत सारे उनके अपने जो काम है हेल्थ के हवाले से और डोमेस्टिक वायलेंस जिसको घरेलू तशद्दुद भी कहा जाता है और उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, उस हवाले से वो काम करती है। और उनका ये प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने आज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के बारे में मालूमात पहुंचाने के लिए इसे उर्दू में रखा है। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जब तक तो इसमें पूरी जो मेरी बातचीत है वो चलती रहेगी। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इस रिकॉर्डिंग के बंद होने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसे चैट बॉक्स में यानी मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। PTSD. Dr. Shakur, can you also thank you? Can you also introduce yourself, a little bit of background in you in Urdu? मेरा नाम अब्दुल शकूर है और मेरी जॉब जो है वो टेम साइड ओल्डम एंड ग्लोसब माइन में है, जहाँ मैं काम करता हूँ। और उसमें मेरा काम जो है वो डिमेंशिया के जो मरीज हैं या जिनको ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या जिन्हें कोविड-19 के बाद के जो सिम्टम्स आए हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ। और इसके अलावा जो है डिमेंशिया के जो मरीज हैं उनके साथ फेस टू फेस थेराप्यूटिक सेशन होते हैं। ऑटिज्म वालों के साथ उनके केयरर्स जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो मैं उनको बताता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पीटीएसडी, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बुनियादी हकायक यानी की फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि हम में से किसी को भी अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तिला के किसी ऐसे सदमे से दो चार होना पड़ सकता है जो कि जहन पर हावी होने के साथ साथ इंतहाई खौफनाक, रूह फरसा हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी हो। मिसाल के तौर पर ऐसे क्या चीज हो सकती है जिससे पीटीएसडी हो जाता है? मिसाल के तौर पर किसी को ये पता चला डॉक्टर के पास जाने के बाद कि उसे कोई संगीन बीमारी है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकती है, डायबिटीज टाइप 1-2 या हार्ट का कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया, तो ये ऐसी कोई संगीन बीमारी अगर डायग्नोज हो जाए, या अगर वो सड़क पर कहीं जा रहा था और उसने कोई ऐसा हादसा देखा जो दिल हिला देने वाला हादसा था, तो उसने वो मंजर जब देखा अपनी आंखों से, या अचानक गैर मुतवक्को चोट या किसी करीबी अजीज की अजियतनाक मौत का सानिहा, या तो उसने अपने आंखों के सामने देखा ट्रैफिक हादसा हुआ, उसने देखा कि बहुत ही बुरी तरह कोई शख्स जख्मी हुआ और वहीं पर उसने जान दे दी, ये सारी चीजें उसने देखी। या डोमेस्टिक वायलेंस यानी घर में तशद्दुद होता रहा है किसी पर और बहुत ज्यादा होता रहा है, तो वो चीजें, या उसको किसी के हाथों यरगमाल हो जाना यानी कि स्लेवरी टाइप कि किसी ने उसको ऐसा कर लिया है कि वो उसके अंडर कंट्रोल में हो गया है, या जंग के दौरान जो जंग में कैदी बन जाते हैं, जो जंग में, तो इस ऐसे कोई भी ऐसे वाकयात होंगे, तो इस तरह के किसी भी वाकये के बाद बहुत से लोग जो हैं वो जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं और इसकी अलामात 6 हफ्तों तक यानी 6 वीक्स तक रह सकती हैं। बहुत से लोग किसी की मदद के बगैर भी
अपनी जहनी कैफियत पर काबू पा लेते हैं, ताहम 3 में से एक फर्द में आने वाले कई महीनों तक, बल्कि कई सालों तक ये अलामत जारी रहती है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कुछ हफ्ते के बाद जाहिर है वो काबू पा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पा सकते। हर एक इंसान जो है दुनिया में वो अलग अलग है, हर एक की नेचर अलग है, हर एक का जो तरीक़ेकार है वो अलग है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ लोग जैसे पा लेते हैं, अब हो सकता है ये जो है वो उनकी अपनी कोई ऐसी नेचर है या कोई चीज है। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले अगस्त 20th को मैं ये रॉचडेल के अंदर ही जो मिल्कस्टोन रोड सीधा जो क्वींस रोड तक आता है, वहां पर एक आइसलैंड आता है। और उस आइसलैंड में जाने के लिए आपको राइट हैंड उसका जो कार पार्क है उसमें जाना पड़ता है। और जैसे ही आप उसमें एंटर होते हैं, आपने देखा होगा वहां 2 लोहे के बड़े गेट हैं, जो गेट वो सुबह खोलते हैं और उसको चेन कर देते हैं पोल के साथ, ताकि वो गेट खुल जाए। मैं जिस दिन वहां पर कुछ शॉपिंग करने गया, तो वो चेन जो है वो उन्होंने लगाना भूल गए थे। और उस दिन हवा बहुत तेज थी, वॉज वेरी विंडी। और जैसे ही मेरी गाड़ी उस गेट के पास पहुंची, और अचानक उसी वक्त बहुत तेजी से हवा चली, और वो लोहे का जो रॉड था लंबा सा जो गेट का, वो मेरी गाड़ी के जो फ्रंट स्क्रीन है उसमें से होता हुआ मेरी जो सीट है, ड्राइविंग सीट की जो मेरी विंडो है, वो विंडो खुली हुई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, अगस्त था, तो मैंने विंडो खोली हुई थी। ये एक मेरे लिए फायदा हुआ। तो वो रॉड वहां से होता हुआ वहां से गया, सिर्फ वो मेरी नोज जो है उसको टच करके चला गया। अगर मैं जरा सा आगे होता तो वो मेरा पूरा हेड जो है वो ले जा सकता था, या मेरा विंडो का जो वो शीशा है वो बंद होता, तो शायद वो उससे टकरा कर बाउंस हो सकता था। ये जब हुआ, मैं थोड़ी देर तक के लिए मैंने देखा कि मेरे आगे भी कोई गाड़ी नहीं है, और गाड़ी एकदम से रुकी। मेरे पीछे भी मैंने मिरर में देखा, कोई गाड़ी नहीं है। तो मैंने कहा जब ये आगे पीछे कोई नहीं है तो ये क्या ऐसी चीज हो गई है। और कोई, मेरा ख्याल है अराउंड 15-20 सेकेंड्स के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी आंखों के सामने तो रॉड है जो गाड़ी के आर पार हो गया है। गाड़ी राइट ऑफ हो गई, मुझे वो फिर हॉस्पिटल ले गए। और उसके बाद उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई 4-5 हफ्ते, 2-3 हफ्ते के बाद ही मुझे फिर वो याद नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ अरसे के लिए उस स्टोर में जाना मेरे लिए जरा मुश्किल हो गया था, थोड़े अरसे के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब वो नॉर्मल, 2 साल हो गए इस बात को। तो बाज औकात ये भी होता है कि ये चीज अब, ये इसको फ्लैश बैक भी कह सकते हैं, कि बाद में मुझे ऐसा ख्याल आया जिसे फ्लैश बैक कहते हैं। ये मैं आगे अभी चलते हुए इसी बातचीत में आपको बताऊंगा कि फ्लैश बैक क्यों होता है और इसकी वजह क्या होती है। तो ये पीटीएसडी जो है, ये इसमें कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते। जो नहीं होते उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और कुछ लोग जो है वो जल्दी भी हो जाते हैं, कुछ लोग कई साल उसमें लग जाते हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये हादसे, ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के जहन पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। कम तकलीफ दे मगर तवील अरसे तक बरकरार रहने वाली जहनी अजियत के भी यही असरात होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो उसमें भी, या अगर उसको कम अजियत दी गई है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है लेकिन कम हुआ है, फिर भी इसके असरात होंगे। मिसाल के तौर पर घर के अंदर मुसलसल जिस्मानी या जिनसी ज्यादती का शिकार होना, या जेल में अगर प्रिजन में कोई है और उसके साथ बदसलूकी हुई है, या जिस्मानी अजियत का उसे निशाना टॉर्चर किया गया है, तो ये पीटीएसडी हो जाता है। अब पीटीएसडी जो है उसका ये देखना है कि ये कब शुरू होता है। आमतौर पर हादसे या इस चीज से जब आदमी गुजरता है तो उसके 6 माह के, विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, या बाज औकात चंद हफ्तों के अंदर ही उसकी जो अलामात हैं यानी सिम्टम्स, वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या महसूस होता है? जज्बाती सदमे के बाद आप जो है वो रंजो अलम, जहनी दबाव, इस्तिराब, एहसास से जुर्म यानी गिल्टी कॉन्शियस, या गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी एहसासात होते हैं दूसरे, जैसे अजियतनाक हादसे का मंजर बार बार जहन में आना,
यानी वही चीज रिपीट होती है माइंड में, दहशतनाक तस्वुरात आ सकते हैं आपको, आप जहनी तौर पर इस सूरत हाल से बार बार गुजरते हैं। हादसा तो एक दफा हो गया, लेकिन जहनी तौर पर बार बार गुजरते हैं। उस वाकये के बारे में सोचने से गुरेज करना और जहनी परेशानी से बचने के लिए मसरूफियत का सहारा लेना और किसी भी ऐसी चीज या लोगों से गुरेज करना जिससे इस वाकये की याद आपके जहन में ताजा हो जाए। तो ये, यानी जैसे कि जहाँ हादसा हुआ था वहां से कुछ अरसे तक उस तरफ से मैं नहीं गुजरूंगा। चारों तरफ अपने नजर, अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये एक सिम्टम्स है कि आदमी अपनी जहनी परेशानी से बचने के लिए, और वो वाकया जो है वो उसको वो ना सोचे उसके लिए वो दूसरी मसरूफियात का सहारा लेता है, अपने आप को बिजी करता है। और क्योंकि वो इसलिए करता है कि कहीं वो वाकया याद ना आ जाए। इसके बाद अपने चारों तरफ वो नजर रखता है और हर वक्त चौकन्ना रहता है, उसे सुकून नहीं होता, बेचैनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे पीटीएसडी है तो मेरा एक सिम्टम ये भी होगा कि अगर अचानक दरवाजे पे या किचन में या इधर कहीं कोई चीज गिरे या कोई आवाज हो तो मैं ऐसे चौंक जाऊंगा एकदम से। अदरवाइज नॉर्मल सूरत हाल में मैं देखूंगा कि भाई क्या हुआ, कोई चीज गिरी है। लेकिन अगर पीटीएसडी में ये एक और ये सिम्टम्स जो है ये आ जाता है। जिस्मा जिस्मानी अलामात जो है वो जाहिर होना, जैसे दर्द, तकलीफ, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, सर में दर्द होगा, खौफ और खतरे का एहसास होगा, जहनी दबाव यानी प्रेशर होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ लोग जो है वो शराब नोशी या दर्द कम करने वाली गोलियों का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं। अब ये पीटीएसडी क्यों होता है, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। नफ्सियाती वजूहत भी होती हैं। नागहानी हादसे के बाद तमाम वाकयात को वाजे तरीके से याद रखने से न न सिर्फ दिमाग जो है ये वकूफ पजीर हादसा जो है उसको समझने में मदद मिलती है, बल्कि इससे आपको बाकायद हयात रहने यानी जहनी और जिस्मानी तौर पर सही सलामत रहने में भी मदद मिलती है। वाकये के बार बार याद आने से आप इस वाकये के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब मुझे अगर वो वाकया जो मेरे साथ हुआ बार बार याद आएगा तो मैं उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा, ये नेचुरल है। आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगर ये सूरत हाल दोबारा पेश आ गई तो क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब मैं दोबारा जब उस स्टोर में जाता हूँ तो मैं जरा सी गाड़ी आहिस्ता करके मेक श्योर करता हूँ कि गेट मूव नहीं हो रहा और वो बंधा हुआ है। ये हमेशा के लिए मेरा एक माइंड के अंदर माइंड सेट हो गया है। अच्छा, उस हादसे के बारे में सोचने से गुरेज करने और एहसासात के जो शल हो जाते हैं, इससे आप अजियतनाक सूरत हाल को याद रखने की तकलीफ और थकावट पर काबू पा सकते हैं। इस तरीके से जहन में उन सानिहात के बारे में आने का सिलसिला कम हो सकता है। चौकन्ना रहने या हवास कायम रखने के लिए भी जरूरी है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है। अब जिस्मानी तौर पर अगर देखें कि हादसे की तमाम जो तकलीफ है वो तफसीलात के बार बार याद आने से आदमी हेजान और दबाव का शिकार रहता है। इसके अलावा जहनी तनाव यानी स्ट्रेस हो जाता है उसको, झुंझलाहट होती है, बेचैनी होती है यानी इरिटेबल होता है वो, और बेख्वाबी की कैफियत रहती है। यानी सो रहे हैं अंदर से, यानी आंखें जो है वो लग रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन दिमाग अंदर से कहते हैं ना वो नहीं सोता, तो नींद नहीं आती। ये असल में हिपोकैम्पस दिमाग का एक हिस्सा होता है दिमाग के अंदर, जो दिमाग में याददाश्त को महफूज करने के अमल में मदद देता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके साथ यहाँ हूँ, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, और ये हम आराम आराम से बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग के हिस्से में ये याददाश्त जो है ये धीरे धीरे सेव हो रही है। पीटीएसडी में जो यानी पीटीएसडी में यानी स्ट्रेस में खारिज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, मसलन एड्रेनलिन, वो गैर दिमाग के इस हिस्से को इस अलमनाक हादसे की जो सानहा गुजरा या हादसा हुआ है उसकी यादों को इस अमल से गुजारने से रोक सकते हैं, जिससे इस वाकये की यादें बार बार जहन में आती रहती है। तो अब होता क्या है कि अभी तो मैं आराम से सब कुछ कर रहा हूँ ना, तो वो मेमोरी में मेरे जा रहा है, या मैं कहीं गया हूँ, अपने दोस्त को मिला, हमने बैठ के खाना खाया, आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ कहीं गए, आपने सिनेमा देखा, कुछ और लोगों से मिले, कोई शॉपिंग की, वो आराम आराम सारा काम होता रहा, वो महफूज हो रही है याददाश्त। लेकिन हादसा जो हुआ है ये एकदम अचानक हुआ
और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। तो अब इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं किचन में आमलेट बना रहा हूँ तो मैंने आइस आराम से तरीके से ऑनियन काटी है, एग जो है उसको मैंने फेंटा है, ऑयल गरम किया हल्के से और फिर उसको किया है। लेकिन अगर यही काम मैं जल्दबाजी में करूंगा बहुत तेजी से, तो आपको पता है कि या तो ऑयल गिर भी सकता है, अंडा भी गिर सकता है, ऑनियन इधर उधर हो कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज जब वो इंसिडेंट होता है तो उस वक्त वो जो वाकया है, जो वो उसका जो अमल है, उसको जो मेमोरी में जाने का, सेफ होने का, उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इस वाकये की यादें बार बार जहन में आती रहती हैं और जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। और डरावने ख्वाबों की शक्ल में भी, यानी ये नाइटमेयर जिसको कहते हैं, ये होता है। अब सवाल ये है कि अगर पीटीएसडी है तो इससे हम किस तरह से अपने आप को बेहतर करें। अपने रोजमर्रा के जो मामूलात हैं दोबारा से करने की कोशिश हम करेंगे, किसी करीबी दोस्त से इस वाक़े के बारे में बात करेंगे और सुकून वाली और जो वर्जिशें हैं, जैसे वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये करेंगे। खाना पीना जो है उसको बाकायदगी से टाइम के ऊपर हम खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी में हम हिस्सा लेंगे और दोस्तों और अहले खाना यानी अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे। ये अगर हम इस तरह से करेंगे ऐसी चीजें, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जहां पर ये वाकया हुआ था, जिस पॉइंट पे अगर कभी ऐसा अगर हुआ इंसिडेंट, तो वहां दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, यानी ड्राइविंग एहतियात से करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि वहां जाना ही बंद कर देंगे। इस सूरत हाल में जो जहनी कैफियत होती है उसमें हादसे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अपने डॉक्टर से हम कांटेक्ट करेंगे और यानी कि होपफुल रहेंगे, यानी पूरी उम्मीद रहेंगे। अपने ऊपर ज्यादा बोझ न डालें, ना अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखें, यानी तवक्कुआत रखें। पीटीएसडी की अलामत आपकी शख्सियत में किसी कमजोरी की अलामत नहीं है। आप वीक नहीं है, ये आपका फॉल्ट नहीं है। ये बहुत ही अजियतनाक और तकलीफ दे वाकयात से गुजरने वाले लोगों में आमतौर पर नजर आती हैं ये सिम्टम्स जो है। दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम नहीं करना है आपको। बहुत ज्यादा सिगरेट या शराब नोशी कोई अगर करता है तो उसे नहीं करनी है। अपनी नींद या खुराक में ज्यादा कमी नहीं होने देनी है, यानी ना नींद में कमी करनी है, 8 घंटे की नींद लेनी ही है। अब बहुत सारे इलाज हैं, नफ्सियाती इलाज है, साइकोथेरेपी। तो जैसे वाक्य को याद करने, उसका तज्जिया करने यानी एनालाइज करना और उसकी मंतक यानी लॉजिक तलाश करने से आपका जहन उन वाकयात को हाफजे के खाने में महफूज करके दूसरे मामूल के कामों की तरफ मुतवज्जह होता है। तो जैसे मैंने अब तज्जिया किया था कि भाई उन्होंने गेट जो है वो बंद नहीं किया था, मैंने उसके लिए कंप्लेन की कि भाई आप इसको देखें, और यानी उनको बुलाया गया, सब कुछ ये काम किया। इसके बाद सीबीटी है, और सीबीटी थेरेपी है। ये थेरेपी आपको अपनी यादों के बारे में मुख्तलिफ तरह से सोचने में मदद देती है, जिस जिससे यादें कम, इससे ये जो यादें हैं, जो ये हुआ था वाकया, वो कम तकलीफ दे और ज्यादा काबिल बर्दाश्त हो जाती है। इसके लिए आप पुरसुकून होने की कोशिश करते हैं ताकि अजियतनाक वाकये को याद करने से जो तकलीफ या दुख महसूस होता है उसे नजरअंदाज किया जा सके। और फिर कल भी एक और बात हो रही थी हमारी, आंखों की हरकत के जरिए नफ्सियाती इलाज जो है, आई मूवमेंट दी सेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग। इस तरीके में आंख की हरकत की मदद से दिमाग में इस तकलीफ दे हसाने के बारे में बार बार आने वाले अजियतनाक ख्यालात को समझने और उनको आम याददाश्त का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद गुफ्तगू करना है कि इस तरह के हादसात या तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों से बातचीत और तबादला ख्याल करना, यानी ग्रुप थेरेपी के एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही सिम्टम्स हैं, तो वह एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और तन्हा यानी ये करने से कम तन्हाई और अकेलेपन का एहसास कम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंसान जो है उसको कर सकता है। इसके बाद मेडिसिन भी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। और अगर आप शदीद जहनी तकलीफ की वजह से सो नहीं सकते और सोच नहीं सकते, तो फिर आपको यानी आप सुकून और यानी मेडिसिन के जरिए आपको डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। जिस्मानी वर्जिश जो है वो भी बहुत जरूरी है इसमें, कि आप जैसे
फिजियोथेरापी यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की वर्जिश, मसाज, ऑक्यूपंचर भी कुछ कराते हैं। तो ये चीजें जो है, मुराकबा जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ताई ची, ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे कैफियत जो है वो कम होती है, यानी तकलीफ दे कैफियत, एहसासात वगैरह ये कम हो जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा इलाज बेहतर है। सीबीटी या वो जो आंखों की हरकत के जरिए जो नफ्सियाती इलाज होता है, ईएमडीआर और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ये ज्यादा कारआमद साबित हुए हैं अब तक। दूसरे तरीका इलाज के कारआमद होने के बारे में रिसर्च से इतना ज्यादा वाज़ेह सबूत नहीं मिले, यानी इतनी एविडेंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन दवा शुरू करने से पहले सीबीटी या आंखों की हरकत के जरिए जो है उसको आजमा के देखना चाहिए, और डॉक्टर से कहना चाहिए कि मुझे जो है वो टॉकिंग थेरापीज जो है उससे पहले मदद लेनी है, और बाद में मेडिसिन। मगर ये ज्यादा बेहतर आपके सिम्टम्स पर है और डॉक्टर की डायग्नोसिस पर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पर से इस शदीद अजियतनाक सानहे का असर खत्म हो गया है, यानी ये कैसे पता चले? क्योंकि अब मैं थेरेपी भी कर रहा हूँ, इलाज भी कर रहा हूँ, मेडिसिन भी खा रहा हूँ। तो ये उस वक्त पता चलेगा कि जब आप उस चीज के बारे में सोचते हुए तकलीफ महसूस ना करें। तो जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूं और अभी मैं सोचूं कि 2 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही या मैं कोई बेचैनी नहीं हो रही। दूसरा, हर वक्त अपने आप को किसी खतरे की जद में महसूस करना आप बंद कर दें। यानी अब मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं किसी डेंजर में हूं। तो जैसे अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इसमें गया था, तो वो जब डोमेस्टिक वायलेंस अब नहीं भी हो रहा, वो एक सेफ जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद वो महसूस करता है कि उसे खतरा है। तो जिस वक्त वो ये महसूस करना बंद कर दे, उसे अब ये महसूस नहीं होता कि अब खतरा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इस चीज से, यानी अब वो पीटीएसडी से बाहर होता जा रहा है। या वक्त बे वक्त इस सानहे के बारे में सोचते रहना बंद कर दे। यानी जाहिर है, अब मैंने आज आपसे बात की, बहुत अरसे के बाद मुझे याद आया कि मेरे साथ ये हुआ था, वो नहीं मेरे जहन में नहीं आता। तो ये चीजें बता सकती हैं कि वो करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी को पीटीएसडी है तो आप उसकी मदद किस तरह कर सकते हैं। याद ये रखना है कि ऐसे अफराद झुंझुला झुंझुलाए हुए रहते हैं, यानी कंफ्यूज टाइप रहते हैं, और बात बात पर ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जज्बाती सदमे की कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकले होते। उन्हें वाकये के बारे में बताने का मौका दे, यानी उनसे उनकी बात हमें सुननी है, उनसे मामूल के सवालात पूछना है। जब वो अपना एक्सपीरियंस यानी तजर्बा बयान कर रहे हो, तो बीच में मुदाखलत यानी उनको टोकना नहीं, उनकी बात नहीं काटनी है, या अपने जाती तजर्बात के बारे में बात नहीं करनी है। यानी जैसे मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं अगर किसी की को और को है और वो मुझे अपनी बातचीत बता रहा है, तो मुझे उसके दौरान ये जंप नहीं करनी है कि देखें जी, आप फिक्र ना करें, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये नहीं करना है, ये हमें बिल्कुल ये काम नहीं करना है। हमें अपनी बात, अपना पर्सनल कोई चीज उस नहीं करनी है, सिर्फ उसकी बात सुननी है कि वो क्या कह रहा है हमसे। तो ये, दिस इज व्हाट इन उर्दू सो फार। अब कोई क्वेश्चन हो या कोई और चीज हो तो मैं आगे बता सकता हूँ, और कोई बात। This is really brilliant, Dr. Shakur. I understand, I can understand it. I can't speak it, but mashallah, you explained it very well and even more things. How could someone, have you explained how, what yeah, you have explained about triggers. How could someone help the family member or friend if they notice these signs? Like, because the patient might not admit it, they might be in denial, but also they might not want to go to the doctors because they're scared. Yeah. So we don't Can have to you for can yeah, you we don't. repeat Yeah. that? Can you repeat my question in Urdu and then answer that in Urdu, please? या असल में आसमा बेटी ने ये सवाल पूछा है कि अगर हमारे कोई फैमिली मेंबर है या कोई है जिसके अंदर हम ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं जो पीटीएसडी के होते हैं, लेकिन वो उस बात को एडमिट नहीं कर रहा, और अगर हम उसे कहें कि डॉक्टर के पास चलो या कुछ करो तो वो मान नहीं रहा, यानी डिनायल में है, यानी वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, इनकारी है वो। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसका जवाब ये होगा कि हमें उसको फोर्स नहीं करना है,
अगर वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं है, तो हमें ये बार बार नहीं कहना है कि नहीं तुझे कुछ है। हमें उसको कहना है कि ठीक है, नहीं है। हमें एक मखसूस तरीके से अपने आप को उसके क्लोज करना है, और इतना क्लोज करना है कि धीरे धीरे, यानी उसकी हमें हमें ये देखना है कि उसको कौन कौन सी चीजों में मुश्किलात आ रही है। अब उसको मुश्किलात जब आ रही हैं, तो हमें ये लग रहा है, हमें पता है कि ये पीटीएसडी से जा रहा है और उसको ये मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसको कहें कि तू इलाज करा, तो वो मानता नहीं है। तो हमें उसको नहीं कहना है अभी इस इन द बिगिनिंग। हमें ये करना है कि मिसाल के तौर पर उसको ये एक झुंझलाहट ये हो रही है कि जो रिमोट कंट्रोल है, उसने हाथ में था, वो टीवी देख रहा था, फिर उसने चाय बनाने किचन में गया, रिमोट साथ वहां ले गया और वहीं भूल गया और चाय लेके आ गया, और अब रिमोट ढूंढता फिर रहा है, भागा फिर रहा है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुझे ये प्रॉब्लम है, तू डॉक्टर को दिखा, बल्कि हम किचन में से रिमोट ला के वहां रख देंगे और कहेंगे कि ओह यू लेफ्ट इट देयर। इस धीरे धीरे हम उसको सपोर्ट करेंगे, इन अदर वर्ड। तो एक टाइम आ जाएगा वेरी क्विकली कि वो ट्रस्ट एक तरह का बिल्ड हो जाएगा, उसको ये फील हो जाएगा कि देयर इज समवन हु केयर्स, कोई मेरे लिए फिक्रमंद है। फिर धीरे धीरे वो खुद ही अपना जो है वो इश्यू बताएगा, और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, डिप्लोमेट तरीके से पूछेंगे तो वो हमें बताएगा। और फिर हम, जब वो बताएगा तो हम सुनेंगे, हम उसे मशवरे नहीं देंगे। हम हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम क्या होता है, खासकर मियाँ बीवी के उसमें, कि जो बीवी होती है, वो जब उसको कोई मुश्किल या आ रही होती है, तो वो अपने हस्बैंड को बताती है। तो हस्बैंड जो है ना, वो उसको जब बता रही होती है, तो बीच में से ही हस्बैंड जो है, नॉट एवरीबडी, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, ज्यादातर मशवरा देना शुरू कर देते हैं। वो औरत जो है वो मशवरा नहीं मांग रही आपका, वो ये नहीं सुनना चाहती कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तू उस औरत के साथ ना मिल, वो ऐसी है। वो शी डजंट वांट टू हियर ऑल दिस क्रैप। वो नहीं सुनना चाह रही, वो सिर्फ उसके दिल पे एक बोझ है। वो आपको अपनी बात बताकर अपना बोझ हल्का करना चाह रही है। आप उसकी बात सुन लें ताकि उसको सुकून हो जाए, और उसके बाद आप उसको ये कहें, एनीथिंग कैन आई डू फॉर यू। और अगर उसको कुछ करना होगा तो वो आपसे कहेगी, अगर नहीं तो फिनिश। मशवरे देने, हमारे यहाँ मशवरे देने का ऐसा रिवाज है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप एक अपना कोई प्रॉब्लम किसी सोशल मीडिया पे डाल दो, 10,000 डॉक्टर आपको मशवरे देना शुरू हो जाएंगे। तो मशवरे नहीं दे, तो ऐसे बंदे के साथ जो है ना, बहुत ही आराम से, बहुत तरीके से, प्यार और मोहब्बत से चलना है। तो एक टाइम आता है, और ये ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ है। एक फैमिली मेंबर को जब इश्यू हुआ है मेंटल हेल्थ का, तो मैंने बहुत ही तरीके से, थोड़ा टाइम लगा उसमें, 6 हफ्ते 8 हफ्ते लग गए, लेकिन एक टाइम आ गया कि वो मेरे साथ जीपी के पास गए। Dr. Shakur, this is a brilliant. Can you also explain about complex PTSD? कॉम्प्लेक्स, असल में पीटीएसडी जो है और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, पीटीएसडी के अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अलामतें होती हैं कि ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, जो मैंने अभी अभी जो बातचीत की मैंने आपको बताया। कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, उसके अलावा उन सिम्टम्स के वो सिम्टम्स भी होते हैं, मगर उसके अलावा कुछ और ज्यादा भी हो जाते हैं, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अदरवाइज है दोनों मोरलेस सेम थिंग, मगर क्योंकि अब उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स ज्यादा आ गए हैं, जैसे अगर 10 लोगों को पीटीएसडी था, तो उसमें से 8 जो हैं, 10 जो हैं, उनको तो एक जैसे सिम्टम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी हैं। तो वो एक्स्ट्रा सिम्टम्स वाले जो लोग होते हैं, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने कॉम्प्लेक्स रख दिया कि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी हो गया वो। लेकिन होता मोरलेस सेम थिंग ही है, और उसका इलाज फिर करने के लिए जरा और एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें करनी पड़ती हैं जीपी को या थेरापिस्ट को, तो उसके लिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का ये है कि खाना अच्छा बना हुआ है, नमक ज्यादा डाल दिया है, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गया प्रॉब्लम। मिर्ची तो थी उसमें, तो नमक भी हो गया। Thank you, Dr. Shakur. Did you explain about CBT? CBI I've done. Okay, can you explain the process of
going to the GP, what's the process to being diagnosed with PTSD? या उसमें ये होता है कि जब आपको ऐसी अलामात होती हैं या आप किसी ऐसे मामले से गुजरे हैं, कोई आपने हादसा देख लिया, आपके साथ कोई हादसा हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये चीजें हो गई और उसके बाद अब आप उस जगह से दूर हैं, उस वायलेंस से भी दूर हैं, कुछ दिन गुजर गए, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते और आपने महसूस किया कि आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं। आपको फ्लैशबैक आ रहा है या आपको वो वाकया बार-बार याद आता है, आप उस जगह पर जाने से डर रहे हैं, आप चौंक जाते हैं, ये चीज़ आती है, तो आपको अपने जीपी को मिलना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये हुआ था और उसके बाद अब मुझे ऐसे-ऐसे फ़ील होता है। तो जीपी जो है वो आपसे बातचीत करके कुछ अंदाजा डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि आपको क्या-क्या सिम्पटम्स हैं और उसके मुताबिक वो आपको मेडिकेशन भी दे सकता है या आपको वो रिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिम्पटम्स थेरेपीज के लिए सीबीटी है या और दूसरी जो थेरेपीज हैं उसके लिए वो आपको रिफर कर देगा। आप जब वहाँ रिफर हो जाते हैं और उसके बाद भी धीरे धीरे आप फील करेंगे कि ये थेरेपीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो दूसरी थेरेपी है और ये मेडिसिन नहीं वर्क करी तो दूसरी मेडिसिन है। ऐसे जब चलता रहेगा और आप डॉक्टर के साथ इन टच हैं तो वो डॉक्टर देखेगा कि भाई इसको फर्क पड़ रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा और फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहे और सिम्टम्स और वर्स्ट होते जा रहे हैं तो फिर वो आपको कंसल्टेंट के पास रिफर कर सकता है, साइकाट्रिस्ट के पास, फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ और तरीके से और इलाज होगा। तो ये है तरीक़ेकार इसका। Dr. Shakur, that's great. And can you also explain, we were discussing this yesterday about the techniques, the breathing techniques and things. I was saying about repeating it, making it a habit every day for when you have your bad days, it comes into effect, because if you don't practice those techniques and then you have the attack, it's like the या nightmare or panic attack, हुँ, then you won't remember to go into that breathing mode, calmly mode, or grounding या yourself. So you have to keep या practicing that and repeating it even in your good days, that your body gets used to it. So when you do have an attack, your body will bring those techniques into place. Can you explain that, please, in Urdu? या इसमें ये होता है कि अपनी जो हमारे सिम्पटम्स हैं, ये जो हमारी हालत है उसको काबू में करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहलाती हैं और या फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मुख्तलिफ किस्म की होती है और वो मैंने पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया है कि वो सारे जो लिंक्स हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के वो सारे मैं आसमा बेटी को भेज दूंगा कल इंशाल्लाह सारे लिंक्स। तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगी व्हाट्सएप पे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो क्या है और उसको कैसे करते हैं, यानी सांस लेने की मशकें। इसमें वो मुख्तलिफ किस्म की हैं, बहुत सारी हैं। कुछ मामलात में कुछ डिफरेंट होती हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद पार्क में जाना या बाहर जाना, वॉकिंग के लिए जाना, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करना, ये एक्सरसाइज़ जो है, ये भी जो है वो बहुत मुफ़ीद साबित होती हैं। एटलीस्ट आदमी अब ज़ाहिर है मौसम बहुत ठंडा है, मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है वॉक इतनी ईज़ी नहीं है, लेकिन आदमी थोड़ा-सा बर्दाश्त करके किसी ऐसे सेंटर में जा सकता है जो कि जहाँ गर्म होता है, जैसे आर्ंडल सेंटर है या वो एक्सचेंज सेंटर और वो आदमी घूमता रहे, पैदल चलता रहे, अंदर तो गर्मी है। तो वो भी एक वॉक हो जाती है। तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो उससे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। पानी पीना है, एटलीस्ट 1 एंड हाफ लीटर टू 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है। उस ये बहुत ही ज़रूरी है। एक दुनिया का वाहिद ड्रिंक है जिसमें कोई कैलोरी नहीं है। तो पानी जो है वो पीते रहना चाहिए, यानी हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। इसके बाद माइंडफुलनेस कि अपने जो है वो जो भी काम करना है एक वक्त में एक काम करना है, ये नहीं कि एक वक्त में 4 काम करने हैं। या खाना खा रहे हैं तो टीवी भी चल रहा है और मैसेजिंग भी चल रही है फ़ोन। खाना खा रहे हैं तो खाने को एन्जॉय करना है, उसके साथ अगर कोई पानी या चाय पी रहे हैं उसको एन्जॉय करना है कि मेरे गले में से यहाँ से जा रहा है, कितना प्यारा टेस्ट है इसका। ये सारी चीज़ें तो माइंडफुलनेस इसको कहेंगे, यानी कंसंट्रेशन हमारी होनी चाहिए उस चीज़ पे जो हम कर रहे हैं काम। अभी जैसे मैं आपके साथ हूँ, यहाँ मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो 100% मेरी जो कंसंट्रेशन है, जो मेरा माइंड है,
वो ये है कि मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे जहन में कोई और दूसरी चीज नहीं आ रही कि इसके बाद मुझे क्या करना है। जो करना है वो मैं बाद में करूंगा जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी। अभी मैं उसको नहीं सोचूंगा, ना अपने जहन में उसको आने दूंगा। मैं पूरा मेरा ध्यान जो है वो इस एक तरफ रहेगा, ताकि मैं आपसे बात करूं। और जब मेरी बातचीत खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैंने बाकी के काम करने, मुझे डोर लॉक करना होगा, मुझे लाइट ऑफ करनी है, मुझे टेलीफोन ऑफ करना है। टेलीफोन ऑफ कर देता हूँ मैं, वाईफाई यानी बंद, रात को सोते वक्त या फोन में। तो ये माइंडफुलनेस है। फिर इसके बाद कोशिश करनी है कि अगर कर सकते हैं तो वॉलंटियरी काम कहीं करें, किसी की खिदमत करें। किसी का हालचाल पूछना है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनसे बात नहीं हुई है काफी अरसे से, एक फोन कर दिया, मैसेज भेज दिया कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, उनसे थोड़ी गपशप कर ली, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, दो चार दोस्तों से बातचीत कर ली। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत हेल्प करती हैं। And could you repeat in Urdu regards to what I was saying about these practices? You have to do it every day so that your body gets used to it. हम्म, And of course, initially it's uncomfortable, but then when you keep doing it every day, you repeat it. When you have your bad या, days, then that will automatically come into place. That you will start being mindful. You will start breathing techniques. You will put your feet on the ground to get yourself back in that या, room. Could you just या, yeah. या, ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बातें बताई, ये उस वक्त नहीं है कि जब हम किसी बीमारी में हो। ये आम तौर पे कर, इसको हमारा मामूल होना चाहिए एवरीडे का, कि ये हम एवरीडे करें। और मैं इस बात का भी कायल हूं कि मैं वो बात कभी किसी से नहीं कहता जो मैं खुद ना करूं। तो मैं आपको जो ये कह रहा हूँ, इसका मतलब है मैं ये खुद करता हूँ। अच्छा, मुझे ये होगा कि मेरा काम अगर बहुत ज्यादा है जहरी तौर पर, तो मुझे भूल जाएगा पानी पीना, ये मुझे अगर पता चल रहा है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक बड़े से पेपर के ऊपर वाटर लिख के रखा हुआ है। और वो वाटर मैंने लिख के मैंने ऐसी जगह रखा है कि जहां मुझे पता है कि मैंने दिन में 6 7 दफा उस जगह पे जाना है। और वो जगह कौन सी है मेरी? वो जगह मेरे घर में ही एक छोटा सा कैबिनेट सा बना हुआ है, जिसके अंदर मेरी बुक्स रहती हैं, और जिसके अंदर मैं गाड़ी की चाबी वहां रखता हूँ, जैसे दिन में जब आया तो अब मुझे वो चाबी बार बार तो उठानी ही है, अगर मुझे बच्चों को ड्रॉप करना है, काम पे जाना है, वापस आना है, तो वो मैंने खोलना है। जैसे ही खोला, सामने रखा हुआ है वाटर, मुझे याद आ गया है कि मुझे पानी पीना है। तो अगर आप भूल जाते हैं तो दो चार जगह आप लिख के भी लगा सकते हैं कि भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि भाई आज भूले नहीं। तो वो जब याद आ जाएगा, सामने होगा, फिर एक दिन आदत हो जाती है। तो ये चीजें आम तौर पर भी करनी है, एवरीडे लाइफ का ये मामूल होना चाहिए। इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग का मतलब ये है कि हमारे जो अच्छे वाले सेल्स हैं, ब्लड में जो सेल्स हैं बॉडी में, वो मजबूत हो जाएंगे, जिनको टी सेल भी कहते हैं। जब ये अच्छे मजबूत होंगे, तो अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या ऐसा जाता है, तो वो उससे फाइट करेंगे और हम बच जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जैसे फ्लू का सीजन जब आता है, तो सबको फ्लू नहीं होता ना। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा उनको फ्लू नहीं होगा। और बहुत से ऐसे भी मेरे पास क्लाइंट हैं जिनको कोविड 19 हुआ ही नहीं कभी भी। तो इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, हम बीमारी से उतना दूर हो जाएंगे। तो अगर ये ऐसी चीजें हम रोज करेंगे, इसमें कोई ना हमारे पैसे लगते हैं और ना ही कुछ है, हमारा टाइम है। तो टाइम जो है, अगर हम ये देखें कि हम हमारी सारी जिंदगी दूसरों के लिए बहुत जीते हैं, औलाद के लिए जी रहे हैं, कोई दोस्त है, रिश्तेदार, हम अपने लिए का बहुत कम जीते हैं। हम हमारे लिए, आप सिर्फ एक दिन बैठ के ये वर्कआउट करें कि आपने 24 आवर में अपने आप के लिए, अपने आप को कितना टाइम दिया है। अगर आप ये कहें कि जी मैंने 20 मिनट ब्रेकफास्ट, 20 मिनट लंच और 20 मिनट जो है वो डिनर में दिया है, तो 1 आवर तो मैंने अपने आप को दिया है। मगर ये 1 आवर उस वक्त काउंट होगा जब आपने उस खाना या ब्रेकफास्ट या लंच डिनर में ना टीवी देखा है, ना कोई और काम किया है, ना टेलीफोन पे बातचीत करते हुए खाया है। ये नहीं, आप फोन पे बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो टाइम आपने खुद को नहीं दिया, फ्रेंड को दिया है। तो क्वालिटी टाइम चाहिए। क्वांटिटी टाइम भले ना हो, क्वालिटी टाइम यानी कि ऐसा हो कि जो आपने खुद को दिया है। अब मैं हफ्ते में 3 दफा, बस मुझे आदत है कि मैं सुबह अपने पाँव के जो वो तल्ले जो होते हैं नीचे,
उसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कलौंजी कोई भी उसका मसाज हल्का सा करके सॉक्स पहन लेता हूँ। हफ्ते में 2-3 दफा मेरा ये काम है, मुझे करना है। मैं हफ्ते में 1 दफा अपने बालों में भी तेल लगा लेता हूँ। उस दिन जिस दिन मुझे कहीं नहीं जाना नेक्स्ट डे, तो उस दिन नेक्स्ट डे शावर हो जाएगा। मैं अब तो अब जो भी क्रीम अच्छी या कोई मेरी वाइफ या मेरी डॉटर लाती है कि भाई आप अपने फेस पे लगाएं, सुबह शाम मैं लगाता हूँ। मुझे इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि भाई मेरा बॉडी जो है मुझे जिसने दिया है, क्रिएट किया है, उसने कहा है ना कि ये बॉडी तुमको मैंने दी है, यू लुक आफ्टर इट। हम अपनी खुद के लुक आफ्टर के लिए टाइम बहुत कम निकालते हैं, जो हमें निकालना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। औरतें निकालती हैं टाइम मिरर के सामने भी, और अच्छा है निकालती हैं, दैट्स गुड। मैं कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना ये मेकअप करे, 1-2 घंटे लगी हुई है अपने उसके ऊपर, अच्छा है। हमें अपने लिए टाइम निकालने की आदत होनी चाहिए। मर्दों को बहुत कम आदत है। वो तो शेव भी उस दिन बनाते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और कहीं जाना है, वरना अगर नहीं जाना, छुट्टी है, घर में बैठना, शेव छोड़ दो। तो यार, शेव बनाए अच्छे से लगे, आपकी बीवी चाहती है कि आप खूबसूरत लगे भाई। Dr. Shakur, that's brilliant. I like your example. Can you also talk about journaling in Urdu, about how you can do journaling in any language, and it's better to do it with hand on paper, but you can also do it on your phone, on audio recording, journaling, Yeah, and that yeah, helps. That helps like the things that are going on in your mind out of your mind, yeah, and it helps yeah, clear your mind. yeah. लिखना चाहिए इसे, वो इसे फ्री राइटिंग जिसको कहा जाता है कभी कभी, कि जैसे जो ख्यालात आते हैं, जैसे डायरी लिखना, एक जमाने में लिखते थे लोग डायरी, अब डायरियों का रिवाज नहीं रहा है। मैं भी फिर कभी कभी मैं लिखता हूँ हाथ से, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ से लिखने से थोड़ी आंखों, ये उंगलियों की एक्सरसाइज होती है। या फिर व्हाट्सअप है, सारी जो वो हैं लैंग्वेजेस मौजूद हैं उसके अंदर, उर्दू है, बांग्ला है, जो लैंग्वेज आप कहें उसमें आप टाइप करें, लिखें बहुत सारी चीजें। मेरे मेरे साथ तो कभी कभी ये भी होता है कि अभी जैसे बातचीत मेरी खत्म होगी आपके साथ, उसके बाद मैंने अपना जो है वो ये सब चीजें बंद करके और फिर जाना है सोने के लिए। अब मैं बेड में चला गया हूँ, मैंने फोन भी रख दिया है, और सोते सोते कोई आधा 15 मिनट के बाद मेरे माइंड में एक बहुत अच्छी सी पोइट्री आ रही है, यानी मेरी अपनी पोइट्री खुद की। अब मैं सोच, मुझे सुस्ती भी हो रही है, थोड़ा लेजी हो रहा हूँ कि यार मैं उठ के उसको लिखूं, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखी तो मैं भूल जाऊंगा। तो मैं उठ जाता हूँ और उसको लिख लेता हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि 1-2 दफा मैंने ये सोचा कि सुबह लिख लूंगा, दूसरे दिन मुझे याद नहीं रहा कि क्या आ रहा था। वो बहुत अच्छी पोइट्री बन रही थी, वो मिस हो गई। तो कभी कभी कुछ चीजें आती हैं दिमाग में, ऐसे ख्याल आते हैं, कोई अच्छी चीजें आती हैं, तो आदमी उसको लिखने की आदत डाले। या उसने जो काम करने हैं दिन के, अगर रात को बैठ के उसको मारे कि कल सुबह ये करना है, और उसको लगता है मैं भूल जाऊंगा, तो उसमें टाइप करके व्हाट्सएप में अपने उस पर रख ले। और या नोटबुक है, आजकल तो बहुत ही सहूलत है। Thank you, Dr. Shakur. And the session comes to an end. We will stop the recording. This has been a very useful session, and the people that are on here hopefully will give us feedback about how it went. But I think, even though Urdu isn't my first language, I really think you explained it very well, Dr. Shakur. You gave very good examples, your own lived experience, which is what we need, because the people from our communities, that's the problem that they have. They don't understand that this is this condition or that condition. You know, they assume it's something like possession or just stress, but actually it is a या condition. Can you explain that in Urdu before we finish? या What I just said? या इसमें आसमा बेटी ने ये बताया है कि ये जो सेशन था उर्दू में था, और इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात आप तक पहुंची, और जो चीज हमने जैसे पढ़ी सुनी है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये भी जरूरी है कि हम यदि आपको अगर अब कोई, यानी सेशन की रिकॉर्डिंग अभी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कोई सवाल पूछना है या कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Dr. Shakur. So thank you everyone that's listening to this. This will be shared on YouTube as well, and I will share the link with everyone that has attended the session. Please share it with your friends and family, because they need to learn about this. And obviously ask them to comment, and I will send a feedback sheet. Now, you know, we do need to learn about this condition. There will be some more events coming up. I will share that with you. So Assalamu alaikum, everyone, and thank you very much, Dr. Shakur.